नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। बांग्लादेश की बगावत की अब सरहद लांघ कर पाकिस्तान तक जाने की खबर आ गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जनता को धमकी दी। जनरल असीम मुनीर की वार्निंग है कि अगर कोई अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जनरल की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में यह खबर छप रही है कि क्या पाकिस्तान डर गया है? क्या वहां की सेना को डर सता रहा है कि पाकिस्तान का हाल भी कहीं बांग्लादेश जैसा ना हो जाए? इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रनवे पर विमान खड़ा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आवास की ओर आक्रोशित भीड़ लगातार बढ़ रही है। हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बैठे आर्मी चीफ असीम मुनीर ने सरेंडर कर दिया है। बलूचिस्तान की बौखलाई आवाम देश को जला डालने पर आमादा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास पद से इस्तीफा देने और अपने भाई नवाज शरीफ के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। ठीक ऐसी ही तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान की। बांग्लादेश के बगावत वाले नारे लाहौर, कराची से लेकर अब खैबर पख्तूनख्वा में गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मिली जुली सरकार खौफ में है। पाकिस्तान में ऑपरेशन लेपर्ड शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में गली गली थ्रेट लेटर के पोस्टर टंग गए हैं। 1971 में पाकिस्तान से अलग बना बांग्लादेश 2024 में पाकिस्तान से कटकर बनेगा बलूचिस्तान। आक्रोश की आंधी अक्सर सरहदें लांघ जाती है। शोषण सीमाओं के भीतर कभी कैद नहीं होता। आवाम के खिलाफ अत्याचार की मीनारें हुकूमत चाहे जितनी ऊंची कर ले, उसका एक दिन धूल धूसरित होना तय होता है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का पतन इसका ज्वलंत उदाहरण है। श्रीलंका सरकार की जल्दी तस्वीरें आपके ज़हन में अब भी ताजा होंगी। कहा जा रहा है कि अब बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान जहां पिसती सिसकती आवाम अपने हुक्मरानों और आर्मी की बंदूकों की नली का मुंह बंद करने के लिए कूच करने वाली है। पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह ही अब छात्र सड़क पर उतरने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के स्टूडेंट विंग ने पैदल मार्च का ऐलान किया है। पाकिस्तान के नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने एक थ्रेट लेटर जारी किया है। अथॉरिटी ने पाकिस्तान सरकार को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अत्यधिक सतर्कता और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक यह आंदोलन होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से फंडेड और गाइडेड है। थ्रेट लेटर यानी चेतावनी वाले खत में लिखा गया है कि पीटीआई के कुछ शरारती तत्व अपने युवाओं को लामबंद कर छात्रों को आगे रखकर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश में हैं। अदियाला जेल में करप्शन के केस में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 13 और 14 अगस्त को हर पक्ष में हिलाल और पक्ष में इंसाफ के साथ सड़कों पर उतरने की अपील की है। पाकिस्तान की आजादी की रात भर जागने के लिए इमरान खान ने अपील की है। शहबाज सरकार के लिए ये मुसीबत नई नहीं है, लेकिन इस बार आंदोलन की तीव्रता शहबाज सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ऐसा कहने का सॉलिड आधार आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आवाम की आवाज को बोतलों में बंद करने की हुकूमत और सेना की कोशिशें अब बेकार साबित हो रही हैं। पहली वजह महंगाई, दूसरी वजह बेरोजगारी, तीसरी वजह विदेशी कर्ज, चौथी वजह आतंकवाद, पांचवी वजह हुकूमत का भ्रष्टाचार, छठी वजह आर्मी का अत्याचार, सातवीं वजह विपक्षी पार्टी को कुचला जाना, आठवीं वजह बलूचिस्तान के हक का मारा जाना, नौवीं वजह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ज्यादती, 10वीं वजह गली गली बेरोजगारों की फौज। दलदल में धंसता जा रहा है पाकिस्तान। अराजकता का आलम ऐसा है कि मुल्क तिनके सा बहा जा रहा है और भविष्य में इससे उबरने की कोई आस भी नहीं दिख रही है। तख्ता पलट के माहौल के बिल्कुल अनुकूल हो चला है, लेकिन परेशानी यह है कि वर्तमान आर्मी जनरल असीम मुनीर में भी इतनी ताकत नहीं बची कि कौम का कानून तोड़ने वालों को कुचल सके। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद अब बारी पाकिस्तान की है। गिलगित बाल्टिस्तान, पीओके, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद,
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद पाकिस्तान ने खुशी जताई थी। हुकूमत ने कहा था कि नई सरकार बनेगी तो उसके साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अलंबरदार ये समझने में चूक गए कि जो बांग्लादेश में हुआ वही पाकिस्तान में भी हो सकता है। अब पाकिस्तान के भीतर खलबली मच रही है, सड़क पर संग्राम छिड़ने की आशंका जताई जा रही है, तो आर्मी देख लेने की धमकी देने पर उतर आई है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जनरल मुनीर के हवाले से कहा है, अगर कोई पाकिस्तान में अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह की कसम हम उसके सामने खड़े होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये देश लंबे समय तक चलने के लिए बना है। आर्मी चीफ का ये बयान गीदड़ भभकी से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको याद होगा कि पीटीआई के कार्यकर्ता कैसे रावलपिंडी आर्मी के हेडक्वार्टर में घुस गए थे और आर्मी देखती रह गई। आवाम जब सड़क पर उतरती है तो किसी भी खुर्रम खान की धज्जियां उड़ जाती हैं, और यहाँ तो वर्षों से दबाई और कुचली जाती जनता है। सरकार सेना के साथ मिलकर नैरेटिव कंट्रोल करने और असंतोष को दबाने के मकसद से कदम उठाती रही है। बांग्लादेश की तस्वीरें देख पाकिस्तान की आवाम के दिल में भरोसे की चिंगारी जलने लगी है। जो उनके वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हें भी उखाड़ फेंका जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश के आंदोलन के बाद ही पाकिस्तानी युवाओं ने प्रेरणा ली और वो अपने देश की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए राजी हुए हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर देख लेने की धमकी दे रहे हैं तो उसकी वजह भी है। पाकिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन यानी पीएसएफ 30 अगस्त तक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा करने की मांग की है। स्टूडेंट फेडरेशन ने पाकिस्तान की सरकार को अल्टीमेटम भी जारी किया है। छात्रों की मांग है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बेगुनाह है और उनको कैद से बाहर निकाला जाए। पूर्व पीएम इमरान खान ने जेल से बड़ा ऐलान किया है। इमरान खान ने कहा कि अगर 9 मई के दंगों के पीटीआई पर लगे आरोप साबित होते हैं तो वो माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान में सेना की करामात से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये सेना है जिसने 2018 के चुनाव में इमरान खान को कठपुतली बनाया और वोटिंग में खान का साथ देकर उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। सत्ता में आने के बाद इमरान खान ने आर्मी से बगावत कर दी तो इमरान को गद्दी से उतारकर सेना ने शहबाज शरीफ का हाथ पकड़ कुर्सी पर बिठा दिया। लेकिन सेना का डर्टी गेम जनता अब समझ गई है और इसी सिस्टम को सदा के लिए खत्म करने के लिए लोग बांग्लादेश की माफिक पाकिस्तान में आग लगाने पर उतारू हैं। पाकिस्तान में चौतरफा आग। पाकिस्तान में सत्ताधारियों का खेल पाक अधिकृत कश्मीर को भी जला रहा है और बलूचिस्तान को भी। लिहाजा आर्मी बलूचिस्तान में दमन चक्र चला रही है। बलूचिस्तान में भी युवाओं में आक्रोश की आग दहक रही है। खुल्लम खुल्ला आर्मी आंदोलनकारियों पर जो फायरिंग करती है उसके खिलाफ लोग गोलबंद हो चुके हैं। पीटीआई के नेतृत्व में आग भड़की तो पाक अधिकृत कश्मीर से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, सिंध से लोग सीधा इस्लामाबाद की ओर कूच करेंगे। तब क्या होगा ये समझना रॉकेट साइंस नहीं है। शहबाज शरीफ जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं उनके पास डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने का कोई रोड मैप नहीं दिख रहा है। जो मिली जुली सरकार चल रही है उसमें भी एकमत नहीं है। कर्ज का भार इतना है कि लोग भूखे मरने को मजबूर हैं। रोटी के लिए क्रांति करने के अलावा आवाम के पास कोई और विकल्प नहीं दिख रहा। सुलगते बलूचिस्तान में आर्मी खून की होली खेल रही है क्योंकि जनता को पाकिस्तानी सरकार को दोहरापन पसंद नहीं। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के तराने गा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के लिए बांग्लादेश में लोग गाते थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान से गया तो पाकिस्तान के पास क्या बचेगा, इसकी डिटेल देखिए। पाकिस्तान का बलूचिस्तान देश की कुल जमीन का करीब 44% है। यहाँ पाकिस्तान की करीब 25 करोड़ आबादी में से केवल 6% हिस्से का घर है। अरब सागर का एक विशाल समुद्र तट भी इसके हिस्से में है। खनिज संपदा से भरपूर है, इसीलिए चीन यहाँ अपनी परियोजना चला रहा है जिसका स्थानीय लोग घोर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। बलूचिस्तान का इतिहास चरमपंथ और मानवाधिकारों के उल्लंघन से भरा हुआ है और अब पाकिस्तानी आर्मी का पाप का बलूचिस्तान वाला घड़ा भर चुका दिख रहा है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की आर्मी ने तो जो दिखा बहुत सूझबूझ के साथ काम किया, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के हाथ तो जनता के खून से रंगे हैं। क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा हुए तो आर्मी आवाम को तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा देगी? क्योंकि आर्मी चीफ असीम मुनीर ऐसी ही धमकी दे रहे हैं।
गाजा में एक धमाके ने इजराइल की सेना को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। इस धमाके ने इजरायली सेना को ऐसा झटका दिया जिसे सिनवार का शॉक नंबर 500 कहा जा रहा है। नेतन्याहू के लिए डरने वाली बात यह है कि अगले 24 घंटों के अंदर हमास ने इससे भी बड़ा हमला करने की धमकी दी है। इन धमाकों को देखकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लगा है शॉक नंबर 500, यानी गाजा में हमास ने मार डाले इजरायल के 500 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां। इजरायल को कैसे लग रहा है ये शॉक नंबर 500, बहुत गौर से देखिएगा। हमास का बम दस्ता इस M113 बख्तरबंद गाड़ी को टारगेट बनाता है और यह सब सिर्फ 17 सेकंड में पूरा हो जाता है। हमास का बम लेकर यह लड़ाका भागता हुआ इजरायल की बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वो इस M113 बख्तरबंद गाड़ी में पीछे बम फिट करके भागता है और फिर 16वें सेकंड में होता है यह धमाका। M113 बख्तरबंद गाड़ी में 12 सैनिकों के बैठने की जगह होती है। एक बार फिर देखिए यह सब कैसे हुआ। हमास चुन चुन कर इजरायल के टैंक और बख्तरबंद गाड़ी उड़ा रहा है। उसके बम दस्ते इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं और बहुत आराम से इजरायल की बख्तरबंद वाली ताकत का ये हाल कर रहे हैं। इसी धमाके को शॉक नंबर 500 कहा जा रहा है। जिस हमास को खत्म करने के लिए पूरे गाजा को इजरायल मिट्टी में मिला चुका है, जिस हमास को खत्म करने के लिए इजरायल रफा से लेकर खान यूनुस तक बम बरसा रहा है, 40,000 से ज्यादा लोग इस बमबारी में मारे जा चुके हैं, उसी गाजा में हमास ने इजरायल को शॉक नंबर 500 देना शुरू कर दिया है। एक तरफ गाजा में इजरायल की बमबारी और दूसरी तरफ इजरायल की बख्तरबंद गाड़ियों पर ऐसे हमले। गाजा का युद्ध न सिर्फ इजरायल के बम लड़ रहे हैं, बल्कि हमास के एंटी टैंक दस्तों ने भी नेतन्याहू को बड़ा झटका दिया है। यही है हमास का इजरायल के खिलाफ शॉक नंबर 500। गाजा में अब तक इजरायल के 500 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का शिकार हो चुका है। इजरायल के पास कुल मिलाकर 500 टैंक हैं और करीब 1300 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, यानी बख्तरबंद वाली फोर्स है 1800। अब हमास ने इनमें से 500 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया है, यानी इजरायल की करीब 30% बख्तरबंद वाली फोर्स खत्म हो चुकी है। लोहे वाली 30% लाशों को उठाने के लिए इजरायल ने 2 लॉजिस्टिक सेंटर बनाए हैं जो गाजा में ऑपरेट कर रहे हैं। गाजा में अक्सर ऐसी तस्वीर आती है जिसमें मरकाबा टैंक के अलावा नेमर और ब्रेडले बख्तरबंद गाड़ी को किसी ट्रक पर लोड करके वापस ले जाया जा रहा होता है या फिर उसे खींचकर सेफ हाउस में पहुंचाया जाता है। इसके मायने साफ है कि हमास का नया चीफ याह्या सिनवार सुपर एक्टिव हो गया है। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार गाजा में इजरायल को वो जख्म देना चाहता है जो नेतन्याहू भुला न सके। ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. אללהו אכבר. אללהו אכבר. אללהו אכבר. אללהו ינשור. אללהו ינשור.
ऐसे ही बहुत से वीडियो इजरायल के पावर सेंटर में तहलका मचा रहे हैं। खास तौर पर इस वीडियो ने नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा कर दिया है, क्योंकि जो धमाका है उसमें ना सिर्फ इजरायल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब हुआ क्या, बहुत गौर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो ने इजरायली सेना की चूलें हिलाकर रखती हैं। दो लोग भागते हुए इजरायल के मरकाबा टैंक की तरफ बढ़ते हैं और जल्दी से उसके दाईं तरफ कुछ फिट करके अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। चंद सेकंड के बाद होता है बड़ा धमाका। इस तरह इजरायल का शक्तिशाली टैंक मरकाबा पर हमास करता है बड़ा हमला। हमास के दूसरे वीडियो में एक स्नाइपर अटैक होता है। टारगेट पर मरकाबा टैंक में बैठा इजरायली कमांडर है। स्नाइपर गोली चलाता है और फिर काम तमाम हो जाता है। हमास इस वक्त इजरायल की 3 बख्तरबंद गाड़ियों को टारगेट बना रहा है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में गिनी जाती हैं। पहला है इजरायल की शान मरकाबा टैंक। यह दुनिया का सबसे सुरक्षित टैंक माना जाता है। इजरायल के पास ऐसे 500 टैंक हैं। यह युद्ध शुरू होने से पहले के आंकड़े हैं। दूसरा है नेमर बख्तरबंद गाड़ी। यह दुनिया की सबसे मजबूत बख्तरबंद गाड़ी मानी जाती है। इजरायल के पास ऐसी 120 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। और तीसरी है M113 बख्तरबंद गाड़ी। इजरायल के पास ऐसी 500 हैं और ये उसे अमेरिका से मिली हैं। यही गाजा में फ्रंट लाइन फोर्स है और इसी फोर्स में 500 बख्तरबंद गाड़ियों को हमास फोड़ चुका है। इसे ही हमास का शॉक नंबर 500 कहा जा रहा है। कुल मिलाकर इजरायली बख्तरबंद वाली ब्रिगेड इस वक्त दहशत में है। मरकाबा टैंक और नेमर बख्तरबंद गाड़ियों का गाजा के अंदरूनी इलाकों में टहलना आसान नहीं रहा है। इजरायल को डराने वाली खबरें पश्चिमी देशों से मिल रही हैं। अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि गाजा की लड़ाई में इजरायल पिछड़ने लगा है। सवाल है कि क्या वाकई हमास के आगे इजरायल फेल हो गया है? अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि अगर इजरायल को गाजा में हमास को पूरी तरह से खत्म करना है तो अगले 3 साल तक उसे इसी तरह से बमबारी करनी पड़ेगी। במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. हमास पर आई एक रिपोर्ट ने इजरायल को डरा दिया है। हमास की ताकत कितनी बची है, इस रिपोर्ट ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया है। अमेरिका का मीडिया बता रहा है कि हमास फिर जिंदा हो चुका है। एक रिपोर्ट छापी है जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिली जानकारी पर बताया गया है कि 10 महीने के युद्ध में इजरायल अब तक हमास के सिर्फ 30% लड़ाके ही मार पाया है। यानी रिपोर्ट में पहली बड़ी खबर यह है कि 70% हमास अभी भी बाकी है। 70% मतलब यानी 2/3 हमास अब भी इजरायल से टक्कर ले रहा है। रिपोर्ट में दूसरी बड़ी खबर यह है कि इजरायल ने गाजा में हमास की सिर्फ 35% सुरंग को तबाह किया है। यानी गाजा में हमास की 65% सुरंग अब भी एक्टिव है। यानी 2/3 सुरंगों का इजरायल अब तक पता नहीं लगा पाया है। गाजा में अपनी फौज को नुकसान होता हुआ देखकर नेतन्याहू बहुत बेचैन है। हानियां को खत्म करने के बावजूद गाजा पूरी तरह से उनके हाथ में नहीं आया है, क्योंकि अब हमास के नए नए खतरनाक वीडियो वायरल हो रहे हैं। गाजा के कई इलाके ऐसे हैं जहां इजरायल की सेना टैंक ले जाने से भी बच रही है, क्योंकि वहां एंटी टैंक माइन लगी हुई है। लिहाजा पैदल गश्त के जरिए पहले उन इलाकों को सैनिटाइज किया जाता है और फिर टैंकों को आगे बढ़ाया जाता है। गाजा पर बमबारी में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में लोग रोज लाशों को उठा रहे हैं। गाजा में रफा और खान यूनुस में जिस तरह की बमबारी हो रही है उसकी खबर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची है। सवाल है कि गाजा को कौन बचाएगा? Following the Israeli offences against Rafah since the 6th of May,
over 1 million people have been displaced once again, desperately seeking shelter and safety. खंडहर बन चुके गाजा में हैरानी की बात यह है कि लाशों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद हमास बाकी है। यह अमेरिकी खुफिया एजेंसियां और पश्चिमी मीडिया की ही रिपोर्ट है कि हमास के 70% लड़ाकों को इजरायल अभी भी खत्म नहीं कर पाया है, जबकि हमास का 65% सुरंग नेटवर्क अब भी बाकी है और इसी नेटवर्क के आगे इजरायल बेबस नजर आ रहा है। इजरायली सेना की 4 डिवीजन यानी करीब 40,000 सैनिक गाजा में तैनात हैं। इनमें से 10,000 के आसपास तो सिर्फ रफा इलाके के आसपास हैं। इजरायल के लिए मैसेज साफ है कि हमास के हानिया को मारकर भी नेतन्याहू चैन से नहीं बैठ पाएंगे और इसकी वजह है याह्या सिनवार, जो अब हमास का नया बॉस बन चुका है। गाजा में जितने इजरायली टैंक फट रहे हैं, ऐसे हर धमाकों के साथ साबित हो रहा है कि हमास कमजोर नहीं हुआ है। उसकी ताकत इजरायल के लिए और खतरनाक बनती जा रही है। इजरायल की सेना और नेतन्याहू के लिए तो सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार अब भी जिंदा है और अब तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूरी तरह इजरायल का ब्लॉकेड होने के बावजूद वो गाजा से भाग चुका है और इस वक्त गाजा के युद्ध को बाहर बैठकर कंट्रोल कर रहा है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त ना सिर्फ गाजा में घिरे हुए हैं, बल्कि इजरायल की अंदरूनी राजनीति में भी उनके बहुत से दुश्मन पैदा हो चुके हैं।